हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स जो कि जेआईबी का हमारा तीसरा पेपर है, यूनिट 24 आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से बैंकों को जो है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल की कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो उसके बारे में यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो कैपिटल मतलब जो पैसा, जो पैसा अरेंज करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो सारा अपनी पॉकेट से वो नहीं अरेंज कर सकती। थोड़ा जो पैसा है उनको बोरोविंग भी करनी होती है। कुछ पैसा वो शेयर होल्डर के थ्रू शेयर्स इशू करके अरेंज करती है, कुछ बोरोविंग के थ्रू करती है। तो इसको जो बोरोविंग के थ्रू करेगी उसको हम डेब्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक फिक्स परसेंट इंटरेस्ट रेट इसमें पे किया जाता है। शेयर होल्डर के थ्रू मतलब आप एक तरह से ऑनरशिप सेल करते हैं। अगर 1% शेयर आपने किसी को दिए हैं तो वो पर्सन 1% मालिक है आपकी कंपनी का। ठीक है, इन दो तरीकों से जो है कैपिटल स्ट्रक्चर और बाकी चीजें जो है डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से। अब बस इंट्रोडक्शन से शुरू करते पहले। इसमें लिखा हुआ है अ बिजनेस फर्म नीड्स मनी टू कैरी ऑन बिजनेस। तो कोई भी फर्म है जो बिजनेस करती है तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए होता है। द मनी इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग फिक्स असेट लाइक फैक्ट्री। तो पैसे की उनको जरूरत इसलिए होती है ताकि फिक्स असेट क्रिएट किया जाए, जैसे प्लांट मशीनरी या ऑफिस इक्विपमेंट। फॉर क्रिएटिंग दिस असेट फर्म हैज टू अरेंज फॉर मनी विच कैन नॉट बी रिपेड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो पैसा है फिक्स असेट जनरली हाई अमाउंट, बड़े अमाउंट का रहता है। तो इसीलिए जो वो पैसा वो इतनी जल्दी रिपे नहीं कर सकते। इसीलिए इनको लॉन्ग टर्म का जो है फाइनेंस चाहिए होता है, ताकि वो फिक्स असेट जो है क्रिएट कर सके, और उसके लिए उनको लॉन्ग टर्म का फाइनेंस चाहिए होता है। मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट तो रिक्वायरमेंट है, इसके साथ साथ करंट एसेट भी किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। करंट एसेट में क्या क्या रिक्वायरमेंट आ जाएगा, जैसे उनको रॉ मटेरियल परचेज करना है, कन्वर्टिंग दैम इनटू फिनिश गुड्स एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स। तो करंट बेसिस पे उनको क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल उनको खरीदना है, फिर उससे एक फिनिश गुड्स बनाना है, फिर फिनिश गुड्स को आपको सेल करना है, और जनरली जो है उधार में मतलब क्रेडिट में सेल किया जाता है, फिर पेमेंट बाद में मिलती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो यानी ये शॉर्ट टर्म के होते हैं, जनरली विद इन ईयर ये पैसा रिकवर हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी उनको जो है पैसे की जरूरत पड़ती है। उन्हीं को हम करंट एसेट्स बोलते हैं। दे आर फाइनेंस बाय शॉर्ट टर्म। तो जब शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म सोर्स है, जैसे सप्लायर से क्रेडिट ले लिया या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस तरह की चीजें हैं। जनरली बोला है कि जो ये हमने शॉर्ट टर्म की फाइनेंस की बात की, जिसको हमने वर्किंग कैपिटल बोला, तो जो लॉन्ग टर्म के सोर्सेज है, कुछ पोर्शन हम लॉन्ग टर्म के सोर्स से भी फाइनेंस करते हैं। इसमें लिखा है सो अ फर्म हैज टू अरेंज मनी फॉर। तो एक जो फर्म है वो लॉन्ग टर्म का जो फाइनेंस है दो पर्पज के लिए लेती है। एक है फर्स्ट क्रिएटिंग ए फिक्स असेट, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था कि फिक्स असेट के लिए इसको चाहिए। एंड सेकेंडली पार्टली फाइनेंसिंग द करंट असेट्स रिक्वायर्ड बाय द फर्म। तो जो करंट असेट्स उसको चाहिए होता है, जैसे कि हमने बोला वर्किंग कैपिटल फिनिश, इस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए भी जो लॉन्ग टर्म का पैसा है उसमें से थोड़ा पैसा वो शॉर्ट टर्म के रिक्वायरमेंट के लिए भी रखती है। इस कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल यूज बाय द फर्म टू फाइनेंस द टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज द मार्जिन मनी, और इसको आप नेट वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हो। तो जो लॉन्ग टर्म का जो फाइनेंस है उसमें से थोड़ा पैसा आप अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए रख रहे हैं, तो आपका हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये हमें समझने के लिए। जो इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है वो आपके इंपॉर्टेंट है, और जो आएगा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ कि ये जस्ट समझने के लिए था कि एक्जैक्टली इसमें होता क्या है। मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। एक तो हमने जो यहाँ पे बोला कि लॉन्ग टर्म जो है जो फाइनेंस है दो सोर्सेस से करता है। एक तो इक्विटी, शेयर्स इशू करके, दूसरा डेब्ट, डिबेंचर्स एक टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो इक्विटी में और बॉन्ड में डिफरेंस ये बताया कि जितनों को आप इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे तो वो आपके एक तरह से ऑनर बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप डेप्ट के थ्रू मतलब बॉन्ड ये सब इशू कर रहे हैं तो वो ऑनर नहीं है, उनको एक आप फिक्स परसेंट में आप उनको इंटरेस्ट पे करते हैं। उनका रिपेमेंट जो करेंगे डेप्ट में एक फिक्स परसेंट में करेंगे। तो यही दो जो दोनों में मेन में जो है इसमें डिफरेंस रहता है कि जो है लॉन्ग टर्म का फाइनेंस जो हमें कैपिटल चाहिए तो हम इक्विटी इशू कर सकते हैं। डेप्ट, इक्विटी में क्या रहता है कि वो एक तरह से मालिक बन जाएंगे, ऑनर हो जाएंगे वो। डेप में हमें जो है रिटर्न करना पड़ता है, ये ऑनर नहीं है। एक तरह से ये इन सब ने बोरोविंग किया, हमारी कंपनी ने इनसे लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑनर बन जाएंगे, और इनको हमें जो है फिक्स परसेंट जो है इनको हमें रिफंड करना रिटर्न करना होता है। इनका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। जब हम डेप्ट या बॉन्ड इशू करते हैं हम बता देते हैं कि आपको साल का 7% ऐसे इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, तो वो हमें इनको पे करना होता है। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें दोनों का प्रोपोर्शन रहता है। तो कंपनी क्या करती है, थोड़ा इक्विटी के थ्रू और थोड़ा डेप्ट के थ्रू अपनी जो लॉन्ग टर्म की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है। तो वही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेसिक आइडिया लग गया होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी की जा रही है। जैसे हमने यहाँ पे बोला था ना कि कंपनी को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है। तो शॉर्ट टर्म के अलग सोर्सेज है, लॉन्ग टर्म के अलग सोर्सेज है। लॉन्ग टर्म में दो है जनरली, एक आपका इक्विटी, दूसरा डेप्ट। इक्विटी का बताया कि अगर आप इक्विटी किसी को इशू कर रहे हैं तो वो उसके ऑनर बन जाएंगे, लेकिन डेप्ट में एक फिक्स परसेंट हमें रिटर्न करना होता है।
ठीक है, हमारा जो डेप्ट ओनर होते हैं वो बोरोवर होते हैं, एक तरह से कंपनी को उन्होंने जो है लोन दिया होता है। ठीक है, कंपनी के लिए क्रेडिटर्स है और हम उनके लिए बोरोवर है, कंपनी उनके लिए बोरोवर है। उनका फिक्स इंटरेस्ट रेट जो हमें पे करना होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में आ जाएगा कितना प्रपोर्शन आप इक्विटी और कितना आप जो है डेप्ट इशू कर रहे हैं अपना लॉन्ग टर्म की फाइनेंस की रिक्वायरमेंट में, तो वही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब कितना इक्विटी और कितना डेप्ट है, या कुछ और सोर्सेज है तो कितना परसेंट उनका है, कितने प्रपोर्शन में वो है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से दिया हुआ है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक फर्म ने बिजनेस शुरू किया और उसको जो टर्म फंड है, टोटल लॉन्ग टर्म फंड 500 लाख का है। ठीक है, 500 लाख यानी 5 करोड़ हो गया। टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट एज हंड्रेड, तो उसमें जो 500 लाख का उसने फंड रेज किया है उसमें से 200 लाख तो इक्विटी के फॉर्म में और 300 लाख डेब्ट की फॉर्म में किया। तो आपको दोनों का प्रपोर्शन बताना है कितना कितना। तो बहुत सिंपल है, कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कितने का है 200 लाख, टोटल कितना है 500, ये इन दोनों को भी आप ऐड कर सकते हैं। डेप्थ कितना है 300, टोटल कितना है 500। इसको आप पर्सन में लाना चाहे तो यहाँ पे 100 लगा दीजिए, इसको भी पर्सन के लिए 100 लगा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। तो 40% इक्विटी है और ये 60% डेप्ट है। ठीक है, तो इसका प्रपोर्शन क्या हो गया 40% इक्विटी और 60% डेप्ट। कैसे कैलकुलेशन किया, सिंपल है, जितना उसका प्रपोर्शन है डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल मतलब टोटल कितना फंडिंग किया 500 लाख, तो 200 बाय 500 लैक्स, 300 बाय 500 लैक्स, तो ये 40 और 60% हमारा आ जाएगा। तो इक्विटी का प्रपोर्शन कितना आ गया 40% और डेप्ट का कितना आ गया 60%। ठीक है, तो यही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका न्यूमेरिकल भी हमने देखा। अब हम देखेंगे लिवरेज। लिवरेज या गियरिंग, इसका मतलब होता है कि हमारे खुद के कितने असेट्स हैं, हमारी खुद की कितनी इक्विटी कंपैरिजन में हमने कितना बोरोविंग किया है। तो जितना ज्यादा लिवरेज मतलब उतना ज्यादा आपने बोरोविंग किया, मतलब उतना ज्यादा आपने उधार लिया है। तो अगर बहुत ज्यादा लिवरेज है वो भी आपके लिए रिस्की, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा उधार है तो उसको रिपे करना बाद में मुश्किल हो जाएगा, तो आप इंसॉल्वेंट भी हो सकते हो। तो एक बैलेंस में होना जरूरी है। इसमें लिखा है जो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म, इफ द रेशियो ऑफ डेप्ट कैपिटल इज वेरी हाई। डेप्ट कैपिटल मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है। डेप्ट क्या बताता है, डेप्ट हमारा लोन बताता है जिसमें हमने बोरोविंग किया हमारी फर्म ने और एक फिक्स परसेंट हम इंटरेस्ट के तौर पे पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अगर डेप्ट कैपिटल बहुत हाई होगा तो उसको बोलोगे हाईली लिवरेज। तो जितना ज्यादा आपका बोरोइंग होगा उतना लिवरेज आपका हाईली माना जाएगा। और इसको आप एक और टर्म भी बोल सकते हैं गियरिंग, गियरिंग रेशो, ये भी हमारी बोरोइंग को बताता है। तो ज्यादा लिवरेज या ज्यादा गियरिंग का मतलब हमने ज्यादा बोरोइंग की है, हमारी डेप्ट कैपिटल बहुत ज्यादा है। इफ द रेशियो ऑफ डेप्ट कैपिटल इज लो, अगर हमने डेप्ट मतलब बोरोइंग कम की हुई है तो हमारा लो लिवरेज या लो गियर फर्म जो है आएगा। ये आपका मेन सिंपल एग्जांपल हो गया। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म। तो जो एक फर्म है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब कितना वो इक्विटी से बोरोइंग करेगी, कितना वो डेब्ट के थ्रू बोरोइंग करेगी, तो किस तरह से डिसाइड होगा। तो कुछ फैक्टर्स है जो कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो उसको इम्पैक्ट करते हैं। डिसीजन ऑन प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट और इक्विटी, तो कुछ जो है कॉमन फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि ये फैक्टर्स बताएंगे कि कितना डेब्ट का प्रोपोर्शन होना चाहिए, कितना इक्विटी का। तो पहला है नॉर्म्स प्रिवेलिंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम। किस तरीके का नॉर्म्स है, जनरली बैंक और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं कंट्री के, तो उनके अपने जब भी वो लोन दे रहा है कोई भी डेब्ट फाइनेंस कर रहा है तो उनके अपने लैंडिंग नॉर्म्स और जो है पॉलिसीज होती है, तो हमें वो पॉलिसीज को देखना होगा, उसके हिसाब से हमें लोन मिल सकता है। ठीक है, तो एक तो जो है हमारे जो इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे क्योंकि ये जो डेप्ट अगर आप ले रहे हैं बोरोइंग कर रहे हैं, तो जैसे बैंकों से अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, डेप्ट फाइनेंस के फॉर्म में, तो बैंकों से लोन लेना तो बैंकों के नॉर्म्स आपको मानने पड़ेंगे। तो उस केस में आप अपने नॉर्म्स नहीं मान सकते कि हमें कितना चाहिए, वो बैंक डिसाइड करेगा अपनी पॉलिसीज और अपने नॉर्म्स के हिसाब से कि आपको कितना जो है लोन देना चाहिए, क्योंकि एक लिमिट होता है, उस लिमिट से ज़्यादा जो है बैंक डेप्ट या इक्विटी के जो है वो ज़्यादा फाइनेंस नहीं कर सकता। बैंक अपनी लिमिट में आपको जो है फाइनेंस करेगा जितना आप एलिजिबल रहोगे। तो पहला आपका वही हो गया फाइनेंशियल सेक्टर के नॉर्म्स। दूसरा आता है डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो इसमें भी डिपेंड करता है कि जो प्रमोटर है कंपनी के, उनका कितना कंट्रोल है। कई बार जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स कौन होते हैं कंपनी के, जिन्होंने मिलकर कंपनी को बनाया होता है, जिन्होंने स्टार्टिंग में जो अपना पैसा जो है लगाया होता है, वो प्रमोटर है। किसी किसी केस में कंपनी का जो प्रमोटर है डू नॉट वांट टू डायल्यूट देयर वोटिंग राइट्स बियॉन्ड अ पॉइंट, तो वो चाहते हैं कि ज्यादा अपने वोटिंग राइट्स को डायल्यूट नहीं करेंगे, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। सो दे विल नॉट इशू फर्दर इक्विटी कैपिटल टू आउटसाइडर, इसीलिए वो जो है इक्विटी कैपिटल आउटसाइडर को इशू नहीं करते हैं। तो इससे भी क्या हुआ कि मतलब वो कंट्रोल में भी अपना जो राइट्स है उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो वो ज्यादा इशू नहीं करेंगे, तो उसी हिसाब से जो इक्विटी का रेशियो कंट्रोल्ड होगा। तीसरा आता है ट्रेडिंग और इक्विटी। इसमें क्या आ जाएगा कि ये जो कंसेप्ट है, इसमें इस कंसेप्ट में इस बारे में बात की जा रही है कि जो कि इक्विटी या डेब्ट के थ्रू फंडिंग कर रही है, इट विल अर्न प्रॉफिट बाय डिप्लॉइंग फंड देन द कॉस्ट ऑफ दिस फंड।
तो जहां से पैसा आ रहा है, मतलब इन्होंने जो इनकी कॉस्ट पड़ रही है, मतलब ये जो पैसा मान लीजिए अगर आप डेब्ट के थ्रू पे कर रहे हैं या इक्विटी के थ्रू पे कर रहे हैं, तो आपको जो है मान लीजिए डेब्ट में आप 7% दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी 7% के पैसे को आप क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी में लगा रहे हैं, फॉर्म में, और आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। मान लीजिए प्रॉफिट है 10%, तो 3% का आप सीधे सीधा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। तो इस केस में जो है इस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि हमारी जो इक्विटी है उस पर आप कितना ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, मतलब जो पैसा, मतलब जो खर्चा हम प्रॉफिट को जो खर्चा हम फंड को अरेंज करने में कर रहे हैं, उसी पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहाँ पे भी हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस सब कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो सब आपका इसमें देखा जाएगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ द कॉस्ट ऑफ बोरोविंग 1 करोड़ इज 12 लाख इन ए ईयर, तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ बोरोविंग की है, मान लीजिए डेब्ट के थ्रू की है, तो आप 12 लाख का साल में जो है आपका खर्चा, मतलब 12 लाख का आपको इंटरेस्ट या कुछ भी पे करना होता है। द फर्म विल अर्न 15 लाख बाय इन्वेस्टिंग वन, उसी 1 करोड़ रुपए को जो है फर्म ने कहीं पे इन्वेस्ट किया और साल में 15 लाख रुपए अर्न किए। द सरप्लस, तो यहाँ पे क्या हुआ, 12 लाख हमारा खर्चा हो रहा है इंटरेस्ट पे करने में, पर उसी 1 करोड़ से हमने 15 लाख रुपए अर्न कर लिए, कमाए हमने 15 लाख। तो 3 लाख रुपए जो सरप्लस है वो क्या है, वो हमारे लिए एडिशनल प्रॉफिट है ऑनर के लिए, ठीक है। इस हिसाब से जो है इन्वेस्टिंग डिसीजन लिया जाता है कि क्या करना सही है, मतलब जो कीमत है, हमें किस कीमत में पैसा पड़ रहा है, और उसको अगर हम अपने फर्म में लगा रहे हैं तो उसको हम कितना अर्न कर रहे हैं, तो उसको जो डिफरेंस अगर प्रॉफिट में, तो हम उस तरह से जो है डिसीजन लेते हैं। तो ये आ गया आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। चौथा आता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ये भी ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। मतलब जो भी आप डेब्ट ले रहे हैं तो वो मतलब कितनी उसकी कॉस्ट पड़ रही है, क्योंकि डेब्ट को बोलते हैं डबल एच स्वॉर्ड, मतलब ये एक ऐसी तलवार है, मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा भी लोन ले लिया तो फिर आप दोनों तरफ से जाएंगे। इन केस कहीं कहीं पे क्या रहता है कि कंपनी जनरली डेब्ट इसलिए लेती है क्योंकि जो डेब्ट में जो इंटरेस्ट होता है उसको टैक्स डिडक्शन के लिए वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डेब्ट, मतलब बहुत ज्यादा लोन ले लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो रिटर्न है उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो अगर बहुत ही एडवर्स बिजनेस कंडीशन है, मतलब ऐसी कंडीशन है जैसे बहुत ही जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे, तो जो डेब्ट है इसकी कॉस्टिंग आपको काफी इशू करेगी और इतनी वाइबल भी आपके लिए साबित नहीं होगी। लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा आपने जो बोरोइंग किया है तो आपको डेफिनेटली जो है बैंक्रप्सी वाले फेज से गुजरना पड़ेगा। तो एक लिमिट तक जो है हमें डेब्ट जो है लेना चाहिए, जो बोरोइंग है वो एक लिमिट तक होनी चाहिए, तो उसकी कॉस्ट क्या है वो भी इस पे डिसाइड करेगी कि कितनी कॉस्ट में हम जो है डेब्ट ले रहे हैं। लास्ट आता है साइज ऑफ फर्म एंड इट्स बिजनेस प्लान, तो कितनी बड़ी फर्म है, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा कि साइज ऑफ फर्म कितना है, कितनी बड़ी फर्म है, उसका बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करता है, और उसका मार्केट प्रैक्टिसेस किस तरह से है। और मान लीजिए कोई फर्म है जिसका लिटिल इंटेंशन ऑफ फर्दर एक्सपेंशन, मतलब कोई ऐसी फर्म है जो ज़्यादा फ्यूचर में एक्सपेंड नहीं करना चाह रही, तो इसलिए वो ज़्यादा इक्विटी कैपिटल के थ्रू रेजिंग नहीं करेगी, वो डेब्ट के थ्रू करेगी, क्योंकि डेब्ट वो आसानी से जो है अपना पे कर सकती है। तो डिपेंड करेगा कि क्या साइज ऑफ फर्म है, उसका बिजनेस प्लान क्या है, उस तरह से भी जो है डिसीजन इम्पैक्ट करेगा कि किस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर उस फर्म का होगा। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है थ्योरीज या अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उसको लेके क्या थ्योरीज बनाई गई है। There are many theories and approaches which establish the relationship between finance, leverage, weighted average cost of capital and total value of firm। तो तीन जो है अप्रोचेस की यहाँ पे बात की जा रही है। एक है आपका नेट इनकम अप्रोच, दूसरा है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और तीसरा है ट्रेडिशनल पोजीशन। तो तीन अप्रोचेस जनरली इस्तेमाल की जाती है कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके। तो वन बाय वन हम इसके बारे में बात करते हैं। पहला आता है आपका नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच को जो है डेविड ड्यूरन ने इसका शुरुआत किया था। तो इस अप्रोच में क्या बोला जाता है, इट एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रपोर्शन। तो इसे बोला है कि इक्विटी का कॉस्ट और डेब्ट का कॉस्ट सेम रहता है, इस पे फर्क नहीं पड़ता था, कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रपोर्शन क्या है इनका, ठीक है। एज अ कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, द ओवरऑल जो WACC ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट आती है, WACC क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो भी आप कैपिटल रेस कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आपको कितनी आ रही है। मान लीजिए इक्विटी के थ्रू या डेब्ट के थ्रू, किसी के थ्रू भी आप पैसा रेस कर रहे हैं तो उसमें आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, कितना कॉस्ट आपको पड़ रहा है वो कैपिटल का, तो वही WACC रिप्रेजेंट करता है। तो बोला है कि जो ओवरऑल कॉस्ट है अपनी कैपिटल की, तो उसको आप डिक्रीज कर सकते हो थ्रू हायर डेट प्रपोर्शन, सो इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। इसमें बोला कि उसके प्रपोर्शन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉस्ट ऑफ जो है इन्होंने बोला कि जो डेब्ट है, डेब्ट की कॉस्ट इक्विटी के कंपैरिजन में कम आती है। ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो हम डेब्ट के थ्रू फंड रेजिंग करते हैं और इक्विटी के थ्रू करते हैं तो डेब्ट में जो है ये सस्ता पड़ता है हमें, ऐसा ही अज्यूम करते हैं कि डेब्ट के थ्रू। तो अगर अपनी कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, अगर अपनी कॉस्ट को डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप ज्यादा डेब्ट वाले लोन लीजिए एज कम्पेयर टू इक्विटी। बस ये इतना कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो डेब्ट है, डेब्ट के थ्रू बोरोविंग करना सस्ता पड़ता है। तो अगर आप अपनी कॉस्ट को सस्ती करना चाह रहे हैं, जो आपको कैपिटल का जो कॉस्ट पड़ रहा है जिसको WACC से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो अगर आप अपनी कैपिटल
उसको सस्ती करना चाह रहे हैं तो इक्विटी से बेटर आप डेप्ट वाले में ज़्यादा बोरोइंग कीजिए, और उससे जो है आपको जो ओवरऑल कॉस्ट है सस्ती आएगी। इनको लगता है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने से थोड़ा महंगा कॉस्ट आता है, ऐसा ही अज्यूम करते हैं। इसमें एग्जांपल दिया हुआ आपको, देखिए इसे बोला है कि इन्होंने अपनी बात को एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है, जैसे कि एबीसी लिमिटेड है, उसका जो है 50% डेप्ट है और 50% इक्विटी है, ठीक है, ऐसा उनका कैपिटल स्ट्रक्चर है पहले से, मतलब 50% डेप्ट के थ्रू 50% इक्विटी के थ्रू उन्होंने फंड रेजिंग की है। द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 10%, तो जो डेप्ट है उसमें 10% उनका कॉस्ट आता है और इक्विटी का 16% आता है, ये उनकी कॉस्ट है। सो उसका डब्ल्यू ए सी सी में कैलकुलेट करना होगा, तो डब्ल्यू ए सी सी में कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी, मतलब कॉस्ट कितना आ रहा है डेप्ट का प्रोपोर्शन कितना है, इक्विटी का कॉस्ट कितना आ रहा है, इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है, बस ये इनको आपको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और आपका जो है डब्ल्यूसीसी आ जाएगा। तो सिंपल है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट की कॉस्ट कितनी थी, वो है 10%, यहाँ पे हमने लगा दिया 10%। अब आएगा प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट का प्रोपोर्शन कितना है 50%। 50% का पर्सन हटा के इन्होंने यहाँ पे 0.5 कर दिया, ठीक है, 50% का पर्सन हटा के आपका 0.5 आ गया, तो सीधे उन्होंने 0.5 लिखा, ये 10 आपका पर्सन एज इट इज है। ऐसे ही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना 16%, और वैसे ही आपका जो इक्विटी का कंपोजिशन था उसका जो प्रोपोर्शन था वो कितना था हमारा 50%, तो इसको भी पर्सन हटा के इसको 0.5 लिख दिया। तो 10 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 5% आ जाएगा, प्लस 16% को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। 8 प्लस 5 13, तो टोटल कितना परसेंट हुआ हमारा 13%, तो 13% हमारी टोटल कॉस्ट आई डब्ल्यू ए सी सी, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन कब है, जब 50 और 50 मतलब इक्वल है। तो बोल रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट है इसको अगर हम कम करना चाहते हैं, क्योंकि कॉस्ट हमारी जो पड़ी है डब्ल्यू सी सी 13% आई है, ठीक है, अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो डेप्ट को बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, इस डेप्ट को बढ़ाया। मान लीजिए कि जो डेप्ट है 50 के बदले 60 हो गया, तो टोटल तो 100% है, तो डेप्ट को 60 कर लीजिए, तो इक्विटी को कम करना पड़ेगा 40%, तो अब फिर से वही हो गया 100%। टोटल जो है इस बार हमने डेप्ट को बढ़ाया, पहले बराबर बराबर थे दोनों, अभी हमने डेप्ट को 60 कर दिया। अब 60 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कैसे ये काम करेगा। तो ये आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट होता ही रहेगा 10%। इस बार डेप्ट हो गया 60%, तो 60% को हम सॉल्व करेंगे तो 60/100 0.6 आ जाएगा, प्लस इक्विटी, इक्विटी की कॉस्ट कितनी, वो वही है 16%, और इक्विटी का कंट्रीब्यूशन इस बार हो जाएगा 40%, तो 40% को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। 10% को हम 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6%, और 16% को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.4%। 6 में 6.4 को ऐड करेंगे तो 12.4% आ जाएगा। तो इस बार हमारी कॉस्ट कितनी आई है, 12.4% आई है। तो देखिए पहले आपकी कॉस्ट कितनी थी 13%, आपने क्या किया, अपने डेप्ट को बढ़ा दिया, तो कॉस्ट कितनी है 12.4, तो आपकी जो कॉस्ट है डब्ल्यू ए सी सी जो है आपकी ओवरऑल कॉस्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर की, वो कम हो गई है, 13 से 12.5 हो गई, तो थोड़ा सस्ता हो गया। यही बताने की इसमें कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। नेट इनकम अप्रोच में माना जाता है कि जो डेप्ट है, डेप्ट में हमारी कॉस्टिंग कम आती है, तो अगर आप अपनी टोटल कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, तो एक ही तरीका है, अपने डेप्ट वाले प्रोपोर्शन को बढ़ा दीजिए, ठीक है। मतलब ज्यादातर जो लोन है वो डेप्ट की फॉर्म में लीजिए एज कम्पेयर टू इक्विटी की फॉर्म में। और इक्विटी और डेप्ट का डिफरेंस तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप इक्विटी इशू कर रहे हैं तो मतलब आप उस कंपनी के उतने परसेंट मालिक है, पर अगर आप डेप्ट इशू कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपने बोरोविंग दी है और आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। इसमें लिखा भी है, जैसा जैसा डेप्ट का प्रोपोर्शन इंक्रीज होता गया, जो डब्ल्यू ए सी सी है वो वैल्यू डिक्रीज होती गई। एंड द वैल्यू ऑफ फर्म इनहांस, वैल्यू ऑफ फर्म इनहांस करने का मतलब कि जितनी ज्यादा आपकी कॉस्ट बचत होगी तो आपकी फर्म की जो वैल्यू इनहांस होगी, मतलब आपको प्रॉफिट ही वो करके देगी। और दूसरी जगह अगर आप अपने डेप्ट को डिक्रीज करते हैं तो आपकी जो डब्ल्यू कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है, तो जितना ज्यादा डेप्ट रखेंगे आपकी जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगी। पहला वाला हो गया, इसको हमने डिस्कस कर लिया, नेट इनकम अप्रोच। अब हम डिस्कस करेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है, सेकंड वाला नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो इसमें क्या एज्यूम किया जाता है, ये अप्रोच भी डेविड ड्यूरन के द्वारा ही अज्यूम की गई थी। इसमें अज्यूम किया जाता है कि जो डब्ल्यू है या वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन अनअफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ डेट प्रपोर्शंस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। सो इस अप्रोच में उन्होंने बोला है कि इन्होंने मतलब अपनी जो पहली वाली जो अप्रोच थी उसी को उन्होंने दूसरे वे में बोला है कि ऑपरेटिंग इनकम वाली अप्रोच है। मतलब इन्होंने पहले जो अपनी बात बोली, अपनी बात को उन्होंने चेंज करके बोला है कि ये भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे कोई भी क्लाइन होती है, हम बोलते हैं कि कोई चीज इंप्रूव हुई बढ़ी, तो साथ के साथ कोई चीज कम भी तो हुई होगी, तो सेम ये उसी कंसेप्ट पे बात करते हैं। इन्होंने पता है क्या बोला, इन्होंने ऐसे बोला है कि द बेनिफिट दैट ए फर्म डिराइव बाय डेप्ट इज नेगेटेड बाय द सिमिलरिस इंक्रीज इन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर। इन्होंने बोला है कि जो बेनिफिट हमने जैसे यहाँ पे देखा था ना कि
डेप्थ का जो प्रपोर्शन हमने ज़्यादा किया था तो उसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट है वो 13 से 12.5 मतलब 12.4 कम हो गई थी। तो जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है जिसको हमने WACC बोला, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम हुई कब? जब हमने अपने डेप्थ का प्रपोर्शन बढ़ाया। इसमें बोल रहा है कि अगर हम डेप्थ का प्रपोर्शन बढ़ा रहे हैं तो उससे हमें जो फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदा हमारा एडजस्ट हो जा रहा है। कहाँ पे एडजस्ट हो जा रहा है? जो मतलब उतना ही हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि मतलब इन्वेस्टर्स हैं, जो इक्विटी और शेयर होल्डर है, तो वहाँ पे वो जाके एक तरह से बैलेंस हो जा रहा है। किस तरह से? मतलब इक्विटी में बैलेंस हो रहा है, तो डेप में अगर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं पर साथ साथ जो है इक्विटी में हमारे को कुछ जो है ज़्यादा जो है उसकी बैलेंसिंग वहाँ पे इक्विटी की तरफ हो जा रही है। इसको एग्जांपल्स आप समझेगा बेटर वे में। इसको इसकी जो लाइनिंग है वो इस तरह से लिखी है कि जो भी बेनिफिट हम अर्न करते हैं, जो पहले पॉइंट में बोला था ना कि डेप्ट का शेयर बढ़ाने से, प्रोपोर्शन से बढ़ाने से जो है हमारी कॉस्ट जो है WCC कम आती है, तो हमें बेनिफिट हो गया। तो जो बेनिफिट है वो नेगेट हो जाता है बाय साइमल्टेनियस इंक्रीज इन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इक्विटी। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब जो शेयर होल्डर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे इंक्रीज डेप्ट इंक्रीज द रिस्क परसेप्शन, क्योंकि आप डेप्ट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे साथ साथ रिस्क भी बढ़ता है, और जैसे जैसे आपका रिस्क भी बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है शेयर होल्डर का वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। मेनली बैंकरप्सी रिस्क, तो जनरली जैसे आप ज़्यादा डेप्ट लेते हैं तो वो एक तरह से आपके रिस्क को बढ़ाता है, एक तरह से बैंकरप्सी होने का भी इसमें खतरा रहता है अगर आपने ज़्यादा लोन लिया हुआ है। तो उसी रिस्क को एडजस्ट करने के लिए आपका जो इक्विटी में जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब जो शेयर होल्डर जो रिटर्न चाहता है उसको आपको बढ़ाना पड़ता है, तो वो बढ़ जाता है। इस तरह से ये काम करता है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें एक ABC फर्म है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? 50% डेप्ट 50% इक्विटी, तो मतलब 50% लोन डेप्ट के थ्रू और 50% इक्विटी के थ्रू इसने पैसा इकट्ठा किया। डेप्ट की कॉस्ट 10% है, और जो वेटेड एवरेज WACC का फुल फॉर्म है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो जो हम कैपिटल रेज करते हैं उसमें हमारे को जो कॉस्ट पड़ती है तो उसको हम WACC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने ऊपर भी देखा था। तो 13% की कॉस्ट आ रही है। NOI, ये जो हम सेकेंड अप्रोच पढ़ रहे हैं, कौन सा? नेट ऑपरेटिंग इनकम, NOI अप्रोच। तो NOI अप्रोच में क्या होगा? इसमें एज्यूम किया जाता है कि WACC रिमेन्स कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ डेप्ट इक्विटी पोर्शन। तो डेप्ट इक्विटी पोर्शन कुछ भी हो, आपका WACC कांस्टेंट रहेगा। इस वाले अप्रोच में ऐसा एज्यूम किया जाता है। फॉर द गिवन प्रपोर्शन ऑफ 50-50 कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी कैलकुलेट, तो इसमें आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा? WACC का पहला फॉर्मूला लगाएंगे। WACC का सिंपल फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी। ठीक है, सिंपल सा ये इसमें फॉर्मूला आपका हो गया। चलिए अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करना, हमें यहाँ पे चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसका फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? WACC, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो WACC माइनस कॉस्ट ऑफ डेट प्लस प्रोपोर्शन, पूरा ब्रैकेट के साथ इधर आके माइनस हो जाएगा। वही किया, देखिए पूरे ब्रैकेट के साथ ये माइनस हो गया। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मल्टीप्लाई में कौन था? प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड में आ गया प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी, तो यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का हमारा फॉर्मूला आ गया। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल ऐसा रहता है ना, एक्स इज इक्वल टू 2x+y, तो मान लीजिए हमें ये चाहिए तो इसको हम इधर भेज देते हैं। इसको लिखेंगे x-y/2। तो सिंपल से हम इक्वेशन करते थे ना 6th-7th क्लास मैथमेटिक्स, तो वही वाला सिंपल सा कैलकुलेशन है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अलग करना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए क्या करेंगे? WACC माइनस कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट, ये इधर आ जाएगा। और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो इसलिए डिवाइड में प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी आ गया। ये सारी वैल्यूज हमें दी हुई तो हम एज इट इज वैल्यू पुट करें। WACC कितना दिया? 13%, यहाँ पे 13 रख देंगे। माइनस कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना है? देखिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट है 10%, वो हमने रख दिया। इंटू प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट कितना है? डेप्ट का प्रोपोर्शन है 50%, तो 50% को सॉल्व करने का तरीका वही 50/100, तो 0.5 आ जाएगा। डिवाइड बाय प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी, ये पूरा अलग से एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा है, और इस पूरे ये जो डिवाइड है ये पूरे के डिवाइड में, ठीक है, ये बड़ा जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट देखिए, डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी। अभी प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी कितना है हमारा? ये फिर से वही 50.5, तो 0.5 यहाँ लग जाएगा। 13 माइनस 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 0.5, 8 को आप 0.5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16। और ये सारा हमारा किसमें? 13%, सब परसेंट में, तो हमारा आंसर परसेंट में आएगा। तो 16% हमें पड़ी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब हम क्या करते हैं? अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। जो डेप्ट है 50 के बदले 60 और इसको 50 के बदले 40 करते हैं। ठीक है, डेप्ट हमने बढ़ा दिया और इक्विटी को हमने कम कर दिया। अब हम जो है WACC को हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी लिखा है कि ये जो NOI अप्रोच है उसमें WACC को कांस्टेंट माना जाता है, भले आप इसका प्रपोर्शन चेंज कर रहे हैं। तो प्रपोर्शन कोई नहीं, हम 60-40 का करेंगे, लेकिन जो WACC है वो सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं करना। तो WACC 13 ही रहेगा। तो सेम वही फॉर्मूला 13 माइनस, तो जहाँ पे आपका प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट 0.5 था, 50% उसको हम क्या कर देंगे? 60 कर देंगे, तो इसलिए 0.6 हो जाएगा। और
जो आपका प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी था पिछले बार कितना था 0.5 था, ये कितना 0.4 हो गया 40%, तो यहाँ पे 0.4 कर देंगे। ठीक है, 13 माइनस 10 में से ये 10 क्या था हमारा, 10 था हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट चेंज नहीं है, वो उतना ही है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट 10% ही है, बस प्रोपोर्शन चेंज हुआ है डेप्ट और इक्विटी का, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। तो 10 में से 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 13 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 को 0.4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 17.5। तो देखिए आपका जो है डेप्ट के बढ़ने से जो बेनिफिट हुआ आपको कि कॉस्ट आपका रहा, लेकिन उसकी वजह से आपका जो इक्विटी रेशियो वो बढ़ गया। पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी सिर्फ 16 था, वो कितना हो गया 17.5। तो वही बोल रहे हैं कि जो हमारे को बेनिफिट होता है वो एडजस्ट भी हो जाता है। हमारे को जो इक्विटी है, इक्विटी में जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, या आप बोल लीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी एक तरह से बढ़ जाती है। तो डेप्ट में फायदा हुआ, पर साथ साथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी में बढ़ गया। ठीक है, ये यहाँ पे एक तरह से एडजस्ट हो गया। इसी को लेके कुछ पॉइंट्स बताएं, की पॉइंट्स, तो वो सब चाहे तो आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें बोला है। और इसमें एक वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वही वाला फॉर्मूला जो हमने इस्तेमाल किया ना अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वही वाले फॉर्मूले को यूज़ किया हुआ है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला सिंपल है, डब्ल्यू एस सी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेब्ट इंटू प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी। तो इसमें आप इक्विटी का प्रपोर्शन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा हुआ है, डब्ल्यू एस सी हमने ऊपर भी सॉल्व किया था ना, इस तरीके का फॉर्मूला है। तो सेम वही चीज़ है, कुछ इसमें नया नहीं है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरा, यानी कि ट्रेडिशनल पोजीशन की। ट्रेडिशनल पोजीशन मेथड क्या है, और साथ साथ अगर आप चाहे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी फॉर्मूला देख सकते हैं, सॉरी प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला भी देख सकते हैं। तो वो है 1 माइनस प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। ठीक है, ये यहाँ पे आपका हो गया। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेडिशनल पोजीशन। ट्रेडिशनल पोजीशन हमारा थर्ड मेथड है। ट्रेडिशनल पोजीशन टेक इनटू अकाउंट अ डिफरेंट बट मोर रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये एक अलग मेथड, अलग अप्रोच को इस्तेमाल करता है, बट ज़्यादा रियलिस्टिक है, मतलब ज़्यादा बिलीवेबल ऐसा मेथड जो है ये यूज़ करता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस ट्रेडिशनल में क्या बोला है, व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट कैपिटल इंक्रीज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर द कॉस्ट ऑफ डेप्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग बियॉन्ड ए पॉइंट। तो बोल रहे हैं कि एक पॉइंट के बाद आपको जो है डेप्ट की कॉस्ट जो है बढ़ने लग जाएगी। दिस इज बिकॉज द क्रेडिटर विल बी वेरी ऑफ हायर रिस्क ड्यू टू इनहांस लिवरेज ऑफ फर्म। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि डेप्ट अगर आप बढ़ा रहे हैं तो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक लिमिट क्रॉस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो आपके क्रेडिटर्स होंगे जो कि आपको डेप्ट यानी लोन देने का काम करें, उन्होंने देखा कि आपने ऑलरेडी इतना लिवरेज बढ़ा रखा है। लिवरेज बढ़ाना मीन्स ऑलरेडी इतनी बोरोविंग की है, तो उसको देख के वो आपका जो है डेप्ट का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देंगे। क्योंकि आप जितना ज़्यादा, जैसे मान लीजिए पहली बार बैंक से लोन लेने जाएंगे, तो बैंक आपको मान लीजिए 50 लाख का लोन दे रहा है, बैंक ने मान लीजिए 8% बोला एग्जाम्पल। अगली बार फिर आप लोन ले जाएंगे 40 लाख का, तो बैंक ने फिर से आपको 40 लाख का लोन दिया, फिर से 8% बोला, आप फिर जाएंगे। तो जिस हिसाब डेप्ट को बढ़ाते जाएंगे, एक लिमिट के बाद बैंक बोलेगा कि ये बार बार कस्टमर लोन लेने आ रहा है तो इतना ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा लोन ले रहा है, तो रिस्क है, तो रिस्क के लिए बैंक अपना रिस्क प्रीमियम ऐड करेगा, यानी जो 8% इसको बढ़ा के बैंक 10% कर देगा। तो जिस बात को आप बोल रहे थे कि डेप्थ बढ़ाइए आपको वो सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सस्ता पड़ेगा, बट रियलिटी में क्या होगा कि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा उसको बढ़ाएंगे तो आपको जो डेप्ट का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। और उसका रियल में ऐसा होगा भी, जैसे बैंक के पास जाएंगे तो बैंक बोलेगा ये तो बहुत रिस्क है, ये बार बार आके मेरे से लोन लेके जा रहा है कस्टमर, 50 लाख का लेके 8% चार्ज किया कोई नहीं, फिर 40 लाख का ले गया, फिर दोबारा से मांग रहा है, तो बैंक बार बार उसको डिस्काउंट रेट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वो बोरोइंग बढ़ाता जाएगा रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं कि कोई भी रिस्क है तो रिस्क के लिए अलग से जो है प्रीमियम पे करना होता है, जिसको हम रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। तो इसीलिए बैंक उसको 8 ना देके 10% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, तो उससे जो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही इसमें बोला हुआ है। दिस इज बिकॉज जो क्रेडिटर्स है वो सोचेंगे हाई रिस्क है, तो यानी हाई रिस्क क्यों है, क्योंकि उसका जो लिवरेज है बोरोइंग है बढ़ गई है। दिस थ्योरी आल्सो अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग लिवरेज। तो जैसे जैसे आपका बोरोइंग बढ़ता है तो आपकी इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कुछ लेवल तक तो वो कांस्टेंट रहेगी, पर धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, एक पॉइंट के बाद वो शार्प इंक्रीज देखने में मिलेगी। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिवरेज, लिवरेज मतलब जो हम बोरोइंग करते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट, तो जो बोरोइंग हम करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे कॉस्ट ऑफ डेप्ट और कॉस्ट जो इक्विटी कैपिटल है उसकी कॉस्ट पे पड़ता है। ऐसा लिवरेज ऑफ फर्म इंक्रीज, जैसे जैसे बोरोइंग बढ़ाते जाते हैं, डब्ल्यू ए सी सी मतलब जबकि कॉस्ट पड़ रही है, मे शो डिक्लाइन अप टू, मतलब कुछ पॉइंट तक तो आपको डिक्लाइन शो करेगा जब आपका कॉस्ट पड़ रहा है। डब्ल्यूसीसी क्या बता रहा है, जबकि कॉस्ट पड़ रही कैपिटल की, कितनी कॉस्ट है वो तो डब्ल्यूसीसी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ हद तक ये डिक्लाइन शो करेगा, फिर बाद में कांस्टेंट शो करेगा, फिर बाद में ये इंक्रीज भी हो जाएगा। ठीक है, इसका हमने रीजन भी बताया क्यों, क्योंकि हमारी डेप्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली डब्ल्यूएसीसी भी वो जो है इंक्रीज शो करेगा। क्योंकि डब्ल्यूएसीसी है क्या, डब्ल्यूसीसी का सिंपल सा फॉर्मूला है, डेप्ट का कितना कॉस्ट आया, प्रपोर्शन कितना है डेप्ट का, इक्विटी का कितना कॉस्ट है, प्रपोर्शन क्या इक्विटी, वही तो है। तो अगर हमारे डेप्ट की कॉस्ट बढ़ेगी और जो है डेप्ट की कॉस्ट क्यों बढ़ेगी, उसका रीजन भी हमने बोला कि अगर वो ज्यादा बोरोइंग करेगा तो बैंक उसको जो पहले 8% ले रहा था तो बैंक उसको अपना रिस्क ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ज्यादा बोरोइंग है तो ज्यादा रिस्क है,
ज़्यादा पैसा डूबने का खतरा है, तो उसके लिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करेगा। लिवरेज बढ़ने से बैंकों का रिस्क है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। तो इसलिए जो डेप्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और डेप्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कुछ हद तक तो बैंक ऐसा नहीं करेगा, तो कुछ पॉइंट तक तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है आपकी जो कॉस्ट है कैपिटल की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स में यहाँ पे बात की गई। बाकी एजम्पशन ये सब नहीं देखना। टैक्सेशन वाला एक और पॉइंट है, इसको और कंप्लीट करते हैं। टैक्सेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी उसी के बारे में बात की गई है। सो इसमें बोला है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को जो है हमारा टैक्स जो हम पे करते हैं वो कैसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है जो कंपनी है, एक फर्म है, उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, टैक्सेशन मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब भी आप कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कितना डेप्ट है, कितना इक्विटी, साथ साथ आपको अपना जो टैक्सेशन है, मतलब कितना हम टैक्स पे कर रहे हैं, उस चीज को भी नोटिस करना चाहिए, तभी आप आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा है। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपकी अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 lakhs एग्जाम्पल, इसका मतलब है ये अभी आपका नेट प्रॉफिट नहीं आया, ये हमारी अर्निंग हुई है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ऐसा भी होगा कि जो आपने अर्निंग की है तो आपने बैंक से लोन ले रखा होगा, तो बैंक को आपको लोन पे करना है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको 1 लाख का लोन पे करना है। ठीक है, और टैक्स मान लीजिए आपको 1 लाख की टैक्स पे करनी है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब ये वो अर्निंग है जिसमें बिफोर, बिफोर मतलब अभी आपने इंटरेस्ट भी नहीं पे किया और टैक्स भी नहीं पे किया, इसमें आपको इंटरेस्ट और टैक्स पे करना है। और जैसे आप इंटरेस्ट और टैक्स पे करोगे तो ये आपकी अर्निंग क्या बन जाएगी? आपकी नेट अर्निंग बन जाएगी, यानी कि आपका नेट प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, वो इसमें बोला गया। तो 10 लाख आपकी है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसमें आपको इंटरेस्ट पे करना है। मान लीजिए 1 लाख का इंटरेस्ट है, पे कर दिया, और फिर कितना बचा? 9 लाख। 9 लाख में से आपको टैक्स पे करना होगा। मान लीजिए 1 लाख की आपने टैक्स पे कर दी, तो कितना बचा? 8 लाख। तो जो 8 लाख बचेगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये होता है आपका ईबीआईटी का कंसेप्ट। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स ऑफ ए फर्म विल नॉट बी अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर इफ ए फर्म हैज ईबीडीटी ऑफ 100 lakhs विद 100%। तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 100 लाख का, उसमें 100% उसकी डेब्ट है और इक्विटी कितनी है? 0% है। इट विल हैव द सेम ईबीडीटी ऑफ 1 लाख विद कैपिटल। और एक दूसरी कंपनी जिसका ईबीडीटी 1 लाख है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर 0% है, उसमें डेब्ट और 100% इक्विटी है, तो ये उसको इम्पैक्ट नहीं करता। वट विल चेंज इज द नेट प्रॉफिट। तो सिर्फ नेट प्रॉफिट को ही ये जो है इम्पैक्ट करेगा, ये इसमें बोला हुआ है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा भी हो, मतलब 100% डेप्ट हो या 0% इक्विटी हो, 0% इक्विटी हो और 0% डेप्ट हो, 100% इक्विटी हो, तो ये सिर्फ हमारे नेट प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। ईबीआईटी को इनफैक्ट इम्पैक्ट नहीं करता, वो इसमें बोला है। इसको उन्होंने एग्जांपल से दिया है कि कैसे हमारे नेट प्रॉफिट को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। उन्होंने 3 सिनेरियोज लिए यहाँ पे। एक एबीसी कंपनी है, 2 लाख का उसका कैपिटल है। कैपिटल में क्या, इसमें कुछ पोर्शन उसका होगा इक्विटी का और कुछ होगा डेप्ट का। ठीक है, 2 लाख है। ईबीडीटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने की? 1 लाख की है फॉर द ईयर। इनकम टैक्स फॉर द फर्म, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 25% का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% की है। लेट अस कंसिडर 3 सिनेरियोस, इसमें हम 3 सिनेरियो लेंगे। पहला आ जाएगा डेप्ट हमारा है 100%, इक्विटी है 0%। दूसरा सीन है डेप्ट 50%, इक्विटी 50%। और तीसरा सीन है सिनेरियो डेप्ट 0%, इक्विटी 100%। 3 सीन उन्होंने यहाँ पे लिए हैं, उन तीनों को यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम ईबीआईटी देखते हैं, जो कि हमारा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ईबीआईटी 1 लाख है, तीनों सिनेरियो में 1 लाख 1 लाख है। ठीक है, अब हम जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। टोटल कैपिटल कितनी है? 2 लाख है। पहले वाले में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? डेप्ट 100%, इक्विटी 0% है, तो 2 लाख का 100% कितना हो गया? 2 लाख हो गया। इसकी इक्विटी है 0%, तो 2 लाख का 0% कितना हो गया? 0। सेकंड केस में डेप्ट है 50%, तो 2 लाख का 50% कितना हुआ? 2 लाख का अगर हम 50% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 लाख। तो डेप्ट हो गया हमारा 1 लाख, इक्विटी 50%, 2 लाख का 50% वही आ जाएगा 1 लाख, इक्विटी 50%। तीसरे सिनेरियो में डेप्ट है 0%, इक्विटी 100%, तो 2 लाख का में ये सारा 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, 2 लाख में कुछ पोर्शन डेप्ट का होगा परसेंटेज और कुछ होगा इक्विटी का, तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तीसरे वाले में डेप्ट है 0, तो 2 लाख का 0% कितना हो जाएगा? 0, तो डेप्ट होगी 0। इक्विटी है 100%, तो 2 लाख का 100% कितना हो जाएगा? 2 लाख, तो ये 2। तो इसलिए हमें डेप्ट और इक्विटी पोर्शन जो है 2 लाख का करना है। दोनों का आप ऐड करेंगे, 2 + 0 2 लाख हो गया, 1 + 1 2 लाख हो गया, और 0 + 2 2 लाख हो गया। ठीक है, तो टोटल जो है इक्विटी डेप्ट को मिलाकर पूरा 100% होता है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हमें इंटरेस्ट देखना होगा। इंटरेस्ट कितना पे करना है? 12% करना है। नाम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो पहले हमें इंटरेस्ट माइनस करना होगा, फिर हमें टैक्स माइनस करना होगा। इंटरेस्ट कितना हमारा? 12%। ठीक है, तो अब हमें 12% सॉल्व करना पड़ेगा ईबीआईटी का, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 1 लाख का जो है 12% सॉल्व करेंगे। नहीं नहीं, 1 लाख जो इंटरेस्ट है ये हमारा डेप्ट का इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, डेप्ट पे ही हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, क्योंकि जो इक्विटी वो तो ऑनरी होते हैं, तो जो डेप्ट है उसी का हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो जो 12% है वो अब हमें डेप्ट देखना है। डेप्ट कितना हमारा? 2 लाख। जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे सिर्फ डेप्ट पे करेंगे, क्योंकि जो इक्विटी है उनको हम इंटरेस्ट नहीं पे करते। तो जो डेप्ट है 12% हमें निकालना है 2 लाख का।
पहले केस में 2 लाख है, तो 2 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 2 लाख का 12% हो जाएगा 24,000, है ना। 12 × 2 = 24, तो पहले वाला जो इंटरेस्ट है 24,000 आ गया। फिर से अगले वाले केस में डेप्थ कितना है? 1 लाख है, तो 1 लाख का हमें फिर से 12% निकालना पड़ेगा। 1 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 12,000। तीसरे में जीरो है, जीरो का 12% कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट अपना सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो अब हम अपना इंटरेस्ट माइनस करेंगे किसमें से? ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अब हम अपना नेट प्रॉफिट देखने जा रहे हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। लास्ट में ये बोला था ना कि व्हाट विल चेंज इज द नेट प्रॉफिट, तो हम नेट प्रॉफिट देख रहे हैं कि कैसे चेंज होगा ये आपका टैक्स और इंटरेस्ट की वजह से। तो अब आप क्या करेंगे? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना? 1 लाख। तो इसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे और फिर हम टैक्स माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट हमने सॉल्व कर लिया है। कितना कितना आया? पहले केस में इंटरेस्ट आया 24,000, दूसरे वाले में 12,000, तीसरे में जीरो। तो अब हम ईबीआईटी यानी अब हम क्या करने वाले हैं? ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो स्टेप नेक्स्ट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ईबीटी बचेगा, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो माइनस कर चुके हैं। तो ईबीआईटी कितना था? 1 लाख है। 1 लाख में से आप माइनस करेंगे, इसको आप बोलिए पॉइंट नंबर 1, इसको आप बोलिए पॉइंट नंबर 2। तो हम 1 - 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 लाख में से 24,000 को माइनस करके कितना आ जाएगा? 76,000। ऐसे 1 लाख में से 12,000 को माइनस करके कितना आ जाएगा? 88,000। और 1 लाख में से जीरो को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1 लाख। ठीक है, तो आपका ये क्या आ गया? ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि जो इंटरेस्ट था वो तो माइनस कर चुके। तो अब हमारे पास बचा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारा को टैक्स देखना है कितना परसेंट है। टैक्स कितना हमारा? कॉर्पोरेट टैक्स हम पे कर रहे हैं 25%। तो अब हमें इसमें से 25% का जो है कॉर्पोरेट टैक्स जो है लगाना पड़ेगा। टैक्स किस पे लगेगा? जो हमारा ईबीटी अमाउंट है अर्निंग बिफोर टैक्स, तो उस वाली जो हमारी अर्निंग आई है इसी पे हमारा टैक्स लगेगा। तो 76 का 25%, 88 का 25% और 1 लाख का 25%। तो 76 का 25% कितना होता है? यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 76,000 का अगर हम 25% सॉल्व करेंगे, इसका परसेंट हटा ये जीरो, 4 बार कैंसिल, और ये कितना आएगा? 19,000। तो पहले केस में आपका 19,000 आ गया टैक्स। दूसरे केस में 88 का 25%, 88,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, ये 4 बार कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 22,000। ऐसे 1 लाख का 25% सिंपल है, 1 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे सब में हम 4 से डिवाइड करें ना, वैसे ये भी होगा। तो कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। तो हमने अपना टैक्स सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। ईबीटी जो हमारा था ना, अर्निंग बिफोर टैक्स, अब हम क्या करेंगे? इसका टैक्स माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगी अर्निंग, सिर्फ अर्निंग, जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि अभी आप टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद कितना प्रॉफिट बचा, तो क्या हो जाएगा? 76 जो हमारा प्रॉफिट था उसमें से प्रॉफिट जो है टैक्स माइनस कर दीजिए। तो 76 में से 19 माइनस करेंगे तो 57 बचेगा। ऐसे 88 में से जो है 22 माइनस कीजिए तो 66 बचेगा, और 1 लाख में से 25 को माइनस कीजिए कितना? 75। तो आपका नेट प्रॉफिट जो है ये आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 57,000 आपका हो गया। तो वही इसमें बोला था कि आपके जो है इम्पैक्ट किसको करेगा। आप देखिए, आपने अलग अलग अपना इक्विटी और डेब्ट का अलग अलग प्रपोर्शन रखा ना। 3 अलग अलग टाइप का अपना रेशियो रखा। एक में डेब्ट 100% था, एक में जीरो था, पहला सिनेरियो। दूसरे में डेब्ट 50, दूसरे में इक्विटी भी 50, दूसरा। तीसरे में डेब्ट जीरो, इक्विटी 100। तो 3 अलग अलग सीन रखे, और उसमें देखा कि आपका जो ईबीआईटी उसको तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो सेम था। जो आपको इम्पैक्ट पड़ा वो किसको पड़ा? आपके नेट प्रॉफिट को पड़ा। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे न्यूमेरिकल के थ्रू प्रूफ किए। सेम चीज़ आप थ्योरी में भी देखिए, इन्होंने बोला है कि जो ईबीडीआईटी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर क्या ले रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर आप कुछ भी लीजिए, सेम रहेगा आपका ईबीआईटी। जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके नेट प्रॉफिट को ही इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ एग्जांपल से भी हमने देखा कि हमने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज किया, इक्विटी और डेब्ट का प्रपोर्शन अलग अलग रखा 3 सिनेरियो में, और हमने इतना ईबीडीटी सेम रखा, उसको चेंज नहीं किया। ईबीडीटी हमारा सेम है, तो जो हमारा इम्पैक्ट पड़ा, जो हमारा आंसर में चेंज आया, वो किस में आया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी नेट प्रॉफिट में आया। एक का नेट प्रॉफिट 57 है, दूसरे का 66, तीसरे का 75। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जांपल है यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, को हम अपना पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और आज के पार्ट 1 में ज़्यादा कुछ रिवीजन के लिए तो नहीं है, क्योंकि सारा कुछ न्यूमेरिकल था। एक न्यूमेरिकल में लास्ट में देखा, उससे पहले भी मेरी 3 अप्रोचेस थी, वो भी न्यूमेरिकल ही था। इससे पहले लिवरेज। तो शुरुआत में तो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की, तो कैपिटल क्या बता रहा है कि जो लॉन्ग टर्म आप कैपिटल ले रहे हो उसमें आपका डेब्ट भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है। ठीक है, और वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से कंपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन अपना डिसाइड करती है। जैसे लॉन्ग टर्म फंड है 50 लाख, 500 लाख के, उसमें से इक्विटी का पोर्शन है 200 और डेब्ट का है 300। तो उसका प्रपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? 200/500, 300/500।
ठीक है, तो 40% और 60% का रेशो आ गया। लिवरेज या गेयरिंग रेशो क्या बताता है, कितनी बोरोइंग है, उसको ही रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म के जो डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। नॉर्म्स प्रिवेलिंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब कैसा नॉर्म्स है, जो बैंक लोन देने वाला वही डिसाइड करेगा कि कितना आपको डेप्ट यानी लोन देना वो चाह रहा है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, तो वहाँ के जो प्रमोटर है वो किस तरह से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्या वो अपने शेयर्स देना चाह रहे हैं या वो खुद पे जो है देना नहीं चाह रहे, तो उस पर भी इम्पैक्ट करेगा। ट्रेडिंग और इक्विटी, तो मतलब जो पैसा हमें डेट के थ्रू जो पैसा है उसमें हमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है, और वही पैसा अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हम कितना अर्न कर रहे हैं, तो इस पर भी फर्क पड़ता है। कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब किस कीमत पर हमें डेट मिल रही है। और लास्ट है कि आपकी फर्म का क्या साइज है, किस तरह का बिजनेस प्लान है, तो वो भी इसको इम्पैक्ट करता है। तो तीन इसमें थ्योरीज थी जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को बताती है। एक था आपका नेट इनकम अप्रोच, दूसरा नेट ऑपरेटिंग इनकम, और तीसरा ट्रेडिशन। नेट इनकम अप्रोच में जो न्यूमेरिकल है ये हमने देखा था कि यहाँ पे आपको दोनों की जो है कॉस्ट दे रखी है, WACC, और जो है हमने कैलकुलेट किया दोनों केसेस में, और इसमें हमने देखा कि जैसे जैसे डेप्ट का प्रोपोर्शन बढ़ता गया वैसे जो हमारी WACC जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कम हुई। 13 से 12.5 हुई कब, जब हमने अपना डेप्ट 50% से 60% किया। पहले केस में 50 है जिसको हमने 0.5 लिखा, उसको बढ़ा के हमने 60 किया, जिसको हमने 0.6 यहाँ लेके कैलकुलेट किया था। ऐसे नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है ये बोलता है कि डेप्ट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो डेप्ट में हम प्रॉफिट अर्न करते हैं वही हमारा कॉस्ट जो है हमारी इक्विटी में, वहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी का बढ़ जाता है, इसकी वजह से वो जो है बैलेंस हो जाता है। इस तरह से उसमें बोला है। तो यहाँ पे भी उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी सॉल्व की, पहले थी 16%, वो बाद में बढ़ के 17.5 हो गई। ठीक है, तो डेप्ट हमारे बढ़ाने से क्या हुआ, जो इक्विटी हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी वो बढ़ गया, तो वहाँ पे एक तरह से बैलेंस हो गया। ट्रेडिशन में बोला गया है कि जो है ज़्यादा ये रियलिस्टिक जो है बातें करता है। कौन सा ट्रेडिशन, इसमें बोला है कि एक लिमिट तक ऐसा होगा कि डेप्ट को बढ़ाने से आपको जो WACC यानी कि जो कॉस्ट है वो फायदा होगा, कुछ हद तक होगा, उसके बाद आपकी जो कॉस्ट है बढ़ेगी। फिर उसका रीजन भी दिया, क्योंकि अगर बैंक हमें जैसे लोन देता है, तो अगर हम जरूरत से ज़्यादा लोन देंगे तो बैंक जो हमें डेप्ट में इंटरेस्ट रेट चार्ज करे वो बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि बैंक देखेगा कि लिवरेज आपका बढ़ गया है। लिवरेज मतलब बोरोइंग, जो लोन है बढ़ गया, ज़्यादा लोन बढ़ने से रिस्क बढ़ गया, रिस्क बढ़ गया तो बैंक अपना रिस्क प्रीमियम चार्ज करेगा, जिससे आपका जो डेप्ट का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो इसमें बोला है। फिर एक जो लास्ट आपका जो एग्जांपल था, ये भी प्रूफ करने के लिए हमने देखा था कि ईबीडीटी तो को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि आप कोई भी प्रपोर्शन में अपना कैपिटल स्ट्रक्चर रखते हैं। डेप्ट इक्विटी का आप कोई भी प्रपोर्शन रखिए, ईबीडी आईटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपके नेट प्रॉफिट को पड़ेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट यानी टैक्स और इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको इम्पैक्ट पड़ेगा, ना कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को। वो हमने एग्जाम्पल से भी यहाँ पे देखा था कि प्रॉफिट ही चेंज हुआ था, ईबीआईडी को कोई फर्क इसमें नहीं हुआ था। चलिए, पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में हम आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।